आज हम लोग एक जो नया सीरीज चल रहा है उस सीरीज का नाम है एमसीक्यू वाला जो सीरीज है। अगर आप हम लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो bpsccracker4016@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल रिवर्ट बैक टू यू। ये जो हम लोग एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, पहला हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ये पूरा हम लोग एमसीक्यू का पूरा सीरीज लेके आएंगे। अगर आप मार्केट में देखें तो दुनिया भर का टेस्ट पेपर अवेलेबल है, तो हाउ आवर सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। देखिए, आज के डेट में अगर आप एग्जाम को देखें तो सबसे कठिन प्रीलिम्स हो रखा है। प्रीलिम्स इसलिए कठिन हो रखा है क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग द क्वालिटी पेपर्स। अगर क्वालिटी पेपर्स हमें मिल जाए तो काम बन जाए, आप उससे सीख लेंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। पर यूजुअली लोग क्या करते हैं, कोई एक किताब उठाते हैं, लुसेंट उठाया या क्या उठाया, लाइन से क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। अभी हाल में आपने अगर बिहार दरोगा का एक प्रश्न देखा होगा कि उसमें एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन को लोगों ने फाड़ा, ये किया वो किया, क्योंकि क्वेश्चन उससे नहीं टकराए। क्वेश्चन टकराना इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हमारा कहने का मतलब है कि हम कंसेप्ट को थोड़ा सा बिल्ड करें, डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू उसके इर्द गिर्द आसपास जो पेरीफेरी में है उसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको इसके थ्रू कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देंगे। ठीक है, जैसे एक हम लोग पॉलिटी का सीरीज लेके आएंगे तो पूरा पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देंगे। इंस्टेड की जो क्वेश्चन है उसमें ABCD टिक का मार के निकल जाए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे वीडियो चलेगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप पहले मानते क्वेश्चन नंबर 1 को है, आप पहले अटेम्प्ट लीजिएगा, फिर देखिएगा मैं उसमें क्या आंसर बताता हूँ, फिर उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके आसपास की चीज़ों को भी बताऊंगा। तो आप इसका एक नोट बना लें। एंड ट्रस्ट मी, जो हम लोगों का यूपीएससी एक्सपीरियंस है जिसमें हम लोग डिफरेंट लेवल तक पहुँचे हैं, बीपीएससी में जो पहुँचे हैं, उसके आधार पर ये सीरीज़ है। और विश्वास मानिए, जो आप पेपर देंगे ना, पेपर आपको अगर 54 भर का नहीं लगा 67 बीपीएससी में, तो फिर हम अवेलेबल हैं, हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पर, हम लोग भाग नहीं रहे हैं। यू जस्ट आस्क द क्वेश्चंस कि आपने जो बताया, आपने जिस तरीके से बताया, क्वेश्चंस नहीं टकराया। आई एम टेलिंग यू कि आपका प्रीलिम्स कभी नहीं फंसेगा। यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन योर मूव्स इन सेलेक्टिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम लोग थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को भी आपको बताएंगे। दूसरी बात है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर बीपीएससी का ये लेवल है तो हम लोग ज़्यादा अप नहीं जाएंगे, पर एक लेवल क्वेश्चन अप रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है उसी लेवल का पूछे। क्या पता बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बदल लेता है और एक क्वेश्चन को जटिल और कंसेप्चुअल बना देता है। आप तैयारी इस लेवल की करके आए हैं, इस लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया, हार्ड करके छाती पीटना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, आपका 1 साल तो चला गया ना। आप छाती पीटते रहिए। मार्केट में जो क्वेश्चंस हैं वो बीपीएससी लेवल के आते हैं, पर हम लोग उसको एक लेवल बूस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें बीपीएससी का फ्लेवर रहेगा, बीपीएससी टाइप का भी रहेगा, पर थोड़ा सा अप लेवल का रहेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुछ कंसेप्ट दे दें, नया चीज़ दे दें, कुछ अच्छा चीज़ बता दें। बाकी आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं, आपको ऊपर नहीं पूछना चाहिए, इसी लेवल पे पूछना चाहिए, तो हम लोग पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट टाइप का रहेगा, है ना। आप फीडबैक दीजिएगा, चूंकि पहला लेक्चर है, तो फील फ्री टू कनेक्ट टू अस ऑन दिस ईमेल आईडी या कमेंट सेक्शन में फीडबैक, या अपना जो टीजी वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है लिंक रहता है, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्शन ओनली। देखिए, ये क्वेश्चन जो ये रेनबो फॉर्मेशन है, मैं इंटेंशनली ये क्वेश्चन डाला हूँ। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये सारे फ्रेश क्वेश्चंस है जिसको मैंने खुद बैठ के सेट किया है। नॉट इवन अ कॉमा हैज़ बीन कॉपीड फ्रॉम एनी books available in the market, from any test paper which are available, which are flooded in the market. These all questions have been framed by me. बहुत देर बैठ के इसको हमने फ्रेम किया है। देखिए, रेनबो पे हमेशा क्वेश्चन आता है, पर रेनबो में बच्चे हमेशा गलत करते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमने बनाया है। देखिए, पहला चीज़, जो भी हिस्ट्री वगैरह बैकग्राउंड के हैं लोग हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। बहुत सारे जो या आर्ट वगैरह बैकग्राउंड के लोग हैं, जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें दिया रहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखिए, एग्जाम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा ऑप्शन में रहेगा। आप याद रखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है। एकदम क्लियर कट कर लीजिए, जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, अगर उसमें TIR के बारे में लिखा हुआ है तो जो भी जो ऑथर है उन्हीं को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। TIR के चलते रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिए। और ऑप्शन में TIR रहेगा।
हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में इस पीटी को निकालने के लिए आपको क्या पता है वो तो होना चाहिए, पर क्या नहीं पता है, कौन सा ऑप्शन देके आपको गलत कराता है। अगर जिस बच्चा को ये पता है वही बच्चा 130 140 नंबर लेके आता है पीटी में। अब देखिए, हमें ये पता है कि रेनबो फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन रहेगा, आप प्रॉम्प्ट करेंगे मारने के लिए। इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। टीआईआर नहीं होता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, मैं आपको बताता हूं कि कैसे नहीं होता है और कैसे क्या होता है। जब रेन होता है, जब बारिश होता है, तो एटमॉस्फेयर में स्मॉल ड्रॉपलेट्स अवेलेबल होंगे। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, रेन ड्रॉपलेट, ये किसका ड्रॉपलेट है? पानी का ड्रॉपलेट है। दूसरी बात, ये इसका आकार कैसा है? इसका आकार स्फेरिकल आकार है। देखिए, थोड़ा सा ज्योमेट्रिक हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये एयर है और ये वाटर का ड्रॉपलेट है। आपको पता है कि जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, आइदर इट इज अ रेयरर और डेंसर मीडियम, लाइट विल चेंज इट्स पाथ। अब ध्यान से आप देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि मेरा आंख यहां पर है, व्यूअर हम यहां पर हैं, ठीक है। ये लाइट यहां पर आया, जब ये लाइट सूरज का रोशनी, यहां पे सूर्य भगवान है, सूर्य की रोशनी गई, ये एयर है, ये वाटर है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ये डेंसर मीडियम है। ये स्फीयर का जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसका सेंटर है। इस सेंटर को अगर आप ऐसे खींचेंगे तो दिस विल एक्ट एज अ नॉर्मल, यस और नो। जो भी एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये लाइट मूव कर गई अपने पाथ से, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। साइन आई बाई साइन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, जिसको म्यू कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये देखिए, ये सेंटर है, इस सेंटर को इस पॉइंट से आप ज्वाइन किए तो ये क्या हो गया? रेडियस। इसी सेंटर को आप इस पॉइंट से ड्रॉ किए तो क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। अब देखिए, अगर हम रे को रिवर्स कर देते हैं, इसके डायरेक्शंस को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हम ये पाएंगे कि रे यही लाइट को फॉलो करके निकल जाएगा। जब रे यही लाइट को फॉलो करके निकल जाएगा तो मेरा कहने का मतलब है कि दिस वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। जो साइंस वाले हैं वही अभी इस पे ज़्यादा जोर दीजिए, बाकी जो लोग हैं उसको याद रखिए कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, बाकी हम बता रहे हैं आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जब आप इसका डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यही डायरेक्शन को फॉलो करके वो निकल जाएगा। आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल यहां से पता चल गया। चूंकि ये दिस इज इक्वल टू दिस बिकॉज बोथ आर द रेडियस। अगर आप एक ट्रायंगल को देखेंगे तो बोथ आर द रेडियस, अगर ये और ये बराबर हो गया तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। इसका मतलब ये एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। अब ध्यान से देखो, ये रे को ऐसे निकलना था, पर ये रे जो है यहां से टकराता है और ऐसे करके निकल रहा है। दिस आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। हम अभी यहां पे डिड्यूस किए कि दिस आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। दिस आर इज सेम एज दिस आर बिकॉज बोथ आर द रेडियस। देन दिस आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। इफ दिस आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल एट विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो आर जो ये वैल्यू है, जो इंसिडेंट एंगल ऑफ द लाइट है, जहां से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां पे जो है आर लेस देन द क्रिटिकल एंगल है। एंड इफ आर इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, इट मींस इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो यहां पर क्या हुआ? सिंपल रिफ्लेक्शन हो गया। यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। एयर जब पास कर रहा है एयर से वाटर में तो रिफ्रैक्शन हुआ, डायरेक्शन ऑफ द लाइट चेंज हुआ। इस पॉइंट पर आप देखिए कि जो इंसिडेंट एंगल है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए तो एंगल ऑफ द इंसिडेंस हैज टू बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, पर वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लेस देन द क्रिटिकल एंगल है। इसका मतलब यहां पे एक सिंपल रिफ्लेक्शन है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। फिर यहां पे लाइट आया तो क्या हो गया? फिर रिफ्रैक्शन हो गया। इसका मतलब कि जो रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। इसका मतलब कि रेनबो फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन। रेनबो फॉर्मेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नहीं हो रहा है, हमने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For the stars like the sun, their size is determined by the balancing act between
ग्रेविटी एंड द रेडिएशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट, ग्रेविटेशनल वेव एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो स्टार का साइज होता है, सन एक स्टार है, सन का इतना ही साइज क्यों है, सन का ये साइज क्यों नहीं है, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए कि जो भी स्टार फॉर्मेशन होता है इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं। अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो एनर्जी ऐसे रिलीज हो रहा होगा, जब एनर्जी ऐसे रिलीज हो रहा होगा तो ये स्टार को क्या करना चाह रहा होगा, स्टार को एक्सपैंड करना चाह रहा होगा। स्टार का अपना मास है, अपना मास के चलते वो अपने आप को अंदर खींच रहे होंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। जब फोर्स ऑफ द ग्रेविटी खींच रहे होंगे तो वो अंदर की तरफ इसको खींचना चाह रहे होंगे। अगर हम स्टार को एक पॉइंट बनाएं तो ये फोर्स इसको बाहर ढकेल रहा है जो कि फ्यूजन का फोर्स है, ये फोर्स जो ग्रेविटी फोर्स है इसको अंदर खींच रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। जिस मानते हैं कि जो इनवर्ट फोर्स है, जो ग्रेविटी का फोर्स है, मानते हैं 100 न्यूटन था। अगर जो हीट जो फ्यूजन के चलते एनर्जी रिलीज हो रही थी 110 था, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो साइज मानते हैं पहले स्टार का ये था, ये फोर्स ज़्यादा है तो साइज स्टार का ये हो गया होगा। एक पॉइंट आ रहा होगा जहाँ पर दोनों फोर्स बराबर हो रहे होंगे, इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स, और जिस पॉइंट पर बराबर हो रहे होंगे वही साइज ऑफ द स्टार है। इसका मतलब हो गया इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड द रेडिएशन। द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर इज, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है एल सल्वाडोर। न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ द मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूटन के बेसिकली 3 लॉ हैं। जो फर्स्ट लॉ है जो है वो क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। पर ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, अगर मुझे अच्छे से ध्यान है तो शायद 1687 में न्यूटन्स का ये लॉ आता है। पर न्यूटन से 80 साल पहले गैलीलियो गैलीली जो एस्ट्रोनॉमी से डील करते थे, उन्होंने इनर्शिया के बारे में बता रखा था। इनर्शिया के बारे में जो कानून है उसको दे रखा था, न्यूटन्स ने उसको कोडिफाई किया, इसलिए इसको जो पहला लॉ को कहा जाता है गैलीलियो गैलीली लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज समटाइम्स कॉल्ड एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इट वॉज द गैलीलियो हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ inertia. A body in motion will remain in motion, a body at rest will remain at rest until or unless external force is applied. ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और हमेशा आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि पहला बात है कि एक चीज पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक होता है स्टैच्यूअरी राइट। स्टैच्यूअरी राइट क्या होता है, जैसे राइट टू वोट। मैं बोलता हूं कि ये स्टैच्यूअरी राइट है। स्टैच्यूअरी राइट वो राइट है जो पार्लियामेंट पास करता है। राइट टू वोट कहां से हमको मिलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कहता है आपको वोट करने का अधिकार मिलता है। तो जो भी अधिकार आपको पार्लियामेंट से पारित कानून से मिलता है, लॉ से मिलता है, उसको आप स्टैच्यूअरी राइट बोलते हैं। पर कुछ जो राइट्स हैं आपको संविधान निर्माताओं ने संविधान में मेंशन किया है, उन राइट्स को आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्यों, संविधान में है तो उसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये मानते हैं कि ये पेरीफेरी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की है। अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या हो रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक पार्ट ये है, इस पार्ट को आप कहते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट इज अ सबसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। पर फिर अंतर क्या है, अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट ये कहा गया है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। पर बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन होता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट आपका मसला को सुनेगा। पर फंडामेंटल राइट इज एट अ हायर पेडेस्टल देन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं कि भाई देखिए मेरे अधिकार का हनन हुआ है, आप उसकी रक्षा करें। फंडामेंटल राइट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट जैसे एक राइट है, जैसे राइट टू द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर इस राइट को आप देखते हैं जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का है, ये आर्टिकल नंबर 301 है। आर्टिकल नंबर 301 है मतलब संविधान में मेंशन्ड है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ठीक है, पर अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी देखते हैं तो ये भी आर्टिकल नंबर 32 है,
ये संविधान में मेंशन्ड है, संवैधानिक राइट हो गया। पर दिस इज अ फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट है तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इस केस में अगर मानते हैं आप बिहार के हैं, यूपी में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सरकार रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हो सकता है कि तुम हाई कोर्ट के पास चले जाओ, पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है राइट टू प्रॉपर्टी पे। याद रखिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका है ये किस संविधान के किस धारा में है। पहले हम लोग को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये किस धारा में है। तो ये 300 क्लॉज ए में है राइट टू प्रॉपर्टी आपका। राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछता है, उसका फेवरेट एरिया है और आप इससे बच नहीं सकते हैं उसके फेवरेट एरिया से। देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, हमेशा रहेगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर याद रखिए राइट टू प्रॉपर्टी को पहले फंडामेंटल राइट था, पर 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको फंडामेंटल राइट से मूव कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू द फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 301। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या है? आर्टिकल 29 और 30 में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इट इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आर्टिकल 14 से आप 18 देखते हैं तो इट इज अ राइट टू इक्वलिटी। इट इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इट इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 इज आर्टिकल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इट इज अ फंडामेंटल राइट। हेंस द करेक्ट आंसर इज ई। अब देखिए, एक होता है, अभी यहीं पे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, बहुत सारे इसमें परिवर्तन लाए गए। ये इंदिरा गांधी जी ने लेकर आया था। तो अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आप देखें तो पहला चीज याद रखिएगा, हमेशा इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी किस पार्ट में है? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। किस आर्टिकल में डाला गया? आर्टिकल 51A में डाला गया। सब चीज पता होना चाहिए। किस 42nd में जो फंडामेंटल ड्यूटी है किस कमिटी के तहत? स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये इसको रिकमेंड करता है। बाद में वर्मा कमेटी बनता है, ये भी इसको फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। तो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटी? इट इज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एंड द वर्मा कमेटी। और देखिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में और थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया। अगर आप देखें तो वर्ड डाला गया सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी अपने प्रीएम्बल में डाला गया। ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही डाला गया। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अगर आप देखते हैं तो इसमें एक और पार्ट ऐड किया गया 14A। 14A जो पार्ट है, ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात की गई। जो डिफरेंट सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, CAT वगैरह जितने भी ट्रिब्यूनल्स बनते हैं इसी के तहत बनते हैं। तो 42वां सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतना चेंज किया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पर हम लोग याद रखिएगा कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑप्शन में 42वां रहेगा, पर 42वां मत मारिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से मूव करके फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट कर देता है, 300 क्लॉज ए में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। यार ये बहुत चवन्नी भर का सवाल है। पेगासस इज स्पाईवेयर ऑफन सीन इन द न्यूज इज मेड अप ऑफ विच कंपनी? इसको हम इसलिए बना दिए कि अभी ममता बनर्जी ने कहा कि 25 करोड़ रुपया में पेगासस इजराइल का एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है NSO, इजरायली फर्म है। ये सरकार को देता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है कि आपके व्हाट्सएप में घुस जाएगा, आप क्या क्या चैट कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहे हैं, वो सब पता कर लेगा वो। ठीक है, पर हम लोग और आप पे नहीं लगाता है, उसमें तो उसको और रंगीन बात मिल जाएगा। वो नेता लोग पे लगाता है, जज लोग पे लगाता है कि इसका ओरिएंटेशन क्या है। तो ये सरकार जो है इसको इस्तेमाल करती है। सरकार खरीदती है ये सॉफ्टवेयर। सरकार तो कह के खरीदती है कि हम आतंकवादियों पर करेंगे, पर वो स्पाई अपने विपक्षी पर करने लगती है, जज पर करने लगती है, अपने अपोजिशन वाले पार्टी पर करने लगती है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या इनका मूव है। सो द करेक्ट आंसर इज NSO। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जस्टिस MN वेंकट चलैया कमिटी, कौन सा पेन टिक करें, चलो, जस्टिस MN वेंकट चलैया कमिटी इज रिलेटेड टू। देखिए जो जस्टिस MN वेंकट चलैया हैं ये अपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। 2000 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमिटी बनाया। उस कमिटी के लिए क्या था? इट इज़ अ नेशनल कमिटी फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो अपने यूटिलिटी को खो दिए हैं।
ठीक है, तो आप हमें इन चीज़ को रिव्यू करके बताइए कि कौन सा आर्टिकल को रखना है, किसको ज़्यादा ट्रूथ प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कमेटी बनती है। यह 11 सदस्यीय कमेटी बनती है जिसकी अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम.एन. वेंकटचलैया करते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो पर बीपीएससी में तो तैयार रहना होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। फेमस एस.आर. बोमई केस इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट जो है उनके तहत क्या है, एक है 352, 356, 360, ये 3 आर्टिकल है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है, 352 इमरजेंसी से डील करता है, 356 प्रेसिडेंट रूल से डील करता है। पर ये चीज़ आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट रूल से डील करता है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया इज हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर, राइट। मतलब एक स्फीयर है जहां पर केंद्र सरकार काम करेगी, एक स्फीयर है जहां माननीय नीतीश कुमार काम करेंगे, स्टेट के रूप में काम करेंगे। पर अगर केंद्र को मनमानी फिरा और मानते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया अपने विम्स एंड फैंसीज से कि नीतीश कुमार मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, इसके लिए एक एस.आर. बोमई हैं जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने केस किया था। एस.आर. बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो केंद्र की सरकार है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, पर मात्र 2 महीना तक ही लगा सकती है। अगर उसको 2 महीना से ज़्यादा केंद्र स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसको पार्लियामेंट से उस बिल को पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट नहीं पास करता है, राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति नहीं देता है राज्य में, तब ये चीज राष्ट्रपति शासन लैप्स कर जाएगा स्टेट में। तो दिस इज फॉर व्हाट। और एस.आर. बोमई केस में कहा जाता है कि राष्ट्रपति अपने मन से नहीं लगा सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द राष्ट्रपति इज अ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। बट व्हाई इट इज अ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू? ये दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इसलिए जरूरी है बिकॉज वी हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज क्वाइंड इन द केशवानंद भारती केस। अगर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दे रहे हैं अपने मन से बिना कुछ सब्सटेंशियल बेसिस के, और आप कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू भी इसका नहीं होगा, इसका मतलब कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है विच इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर अटैक है। बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर, जब आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो आप क्या हो जाता है स्ट्रक्चर, फेडरल के बजाय यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है, केवल केंद्र सरकार डोमिनेट करने लगती है। तो इसीलिए बोमई केस में कहा गया कि द डिसीजन ऑफ द राष्ट्रपति टू अप्लाई द राष्ट्रपति शासन इन द स्टेट इज अ सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। दूसरी बात, 2 महीना से ज्यादा अगर आपको लगाना है तो आपको बिल को पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तो इट इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। If the president wants to resign, then he needs to tender his resignation to the vice president, who in turn has to appraise. ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है यार, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यू विल अप्रिशिएट इट। देखिए, राष्ट्रपति को जो टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द राष्ट्रपति है वो आर्टिकल नंबर 56 से डील करता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जी को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है बताइए, वेंकैया नायडू। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब को देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं ये ही इज द स्पीकर ऑफ द अपर हाउस, दैट इज द राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पद वैकेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को देंगे। पर जैसे राष्ट्रपति अगर मानते हैं जो कोविड साहब अपना देते हैं उपराष्ट्रपति जी को, तो उपराष्ट्रपति जी को स्पीकर ऑफ द लोकसभा को बताना होगा कि इन्होंने रिजाइन किया, अब हम जाते हैं। पर क्यों ऐसा होगा ये बताओ, रटिए मत समझिए भाई। इनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है राष्ट्रपति जी का, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट साहब ही अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, इट मीन्स इनडायरेक्टली द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसीजन ऑफ द राष्ट्रपति, बट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट इन द लूप। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि द स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी बताना होगा जब आप अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस, ये स्पीकर के बारे में बहुत अच्छा कोट है जो मेंस में कोट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है मैंने लोकसभा के साइड से इसको उठाया है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट बाय पंडित नेहरू। ये मेंस में जो हम लोग अपना लिखते हैं यूपीएससी वाला, तो उसमें ये सब चीज़ हम लोग कोट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैनमेड ग्रीन हाउस गैस एज वेल एज द ओजोन डिप्लेटिंग गैस। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्त। अब देखिए,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। पर जो कुछ होशियार लड़के हैं वो N2O ही टिक करेंगे, पर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैनमेड गैस की बात हो रही है। पहले ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होगा उसके लिए एक कोड याद रखिए, मीनाका जलवा। हमने ऐसे याद किया है इसको, आप अपना कुछ और बना लीजिए, प्लस ऑल फ्लोरिनेटेड गैस। जिसमें फ्लोरीन रहेगा ना वो सब गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीना का मतलब हो गया मीथेन, ना का मतलब हो गया N2O, का मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा का मतलब हो गया वाटर वेपर, और ऑल फ्लोरिनेटेड गैस। अब देखिए पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो भाई इसमें CO2 भी आ गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैनमेड ग्रीन हाउस गैस एज वेल एज द ओजोन डिप्लीटिंग गैस। ओजोन डिप्लीटिंग भी पूछ रहा है, तो कोई लड़का याद रखिए कि N2O जो है ना ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है और ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर आप देखें तो दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एंड इट इज ऑल्सो अ फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरो है ना, तो इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। दोनों चीज है, N2O ODS भी है, GHG भी है, CFC ODS भी है और GHG भी है। पर N2O पूछा मैन मेड, तो N2O मैन मेड भी होता है और नेचुरली भी रिलीज होता है पावर प्लांट वगैरह से। पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कंप्लीटली मैन मेड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पहला निर्माण 1930 में लैब में किया गया है। इट इज ए कंप्लीटली मैन मेड, सो द करेक्ट आंसर विल बी आगरा। क्यूरी टेम्परेचर इज रिलेटेड टू, जो भी अगर 8th 9th 10th में ढंग से पढ़े हो तो आंसर दोगे, नहीं पढ़े हो तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म को खो देता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेट को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेटिज्म को खो देता है। क्यों खोता है भाई? मैग्नेट को मैग्नेटिज्म मिलता क्या है? जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें एटम्स हैं वो एक डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यही हो गया नॉर्थ, यही हो गया साउथ। आपने इसको हीट दिया, इस एटम को एनर्जी मिला, ये इधर था अब इधर दिखाने लगा, ये इधर दिखने लगा, ये इधर दिखने लगा, इसको हीट मिला इधर भटक गया। आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया तो कभी KFC चले गए, कभी मैकडी चले गए, ठीक है, कभी पब चले गए, कभी डिस्को चले गए। तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आप केवल घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो मैग्नेट बने हुए हैं, आपका डायरेक्शन बदल गया, जब डायरेक्शन बदल गया तो मैग्नेटिज्म चला गया। सिंपल क्वेश्चन है यार, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Why do you see shimmering wave lines in the air when it is coming off a hot object? अगर आप देखिए हॉट ऑब्जेक्ट से देखते हैं तो इधर का जो चीज़ रहता है वो धुंधला दिखता है, थोड़ा सा हिलते डुलते दिखता है। क्यों? करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्यों? अब देखिए, अभी अगर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हॉट एयर जो है इट राइजेज अप। क्यों हॉट एयर राइजेज अप? बिकॉज जब आप एयर को हीट करते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जिस चीज़ का डेंसिटी कम होगा ऊपर मूव करेगा। अब देखिए जब यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो यहाँ का आसपास का जो एयर है ये गर्म हुआ, गर्म चीज़ का डेंसिटी कम होता है। मानते हैं कि इसकी डेंसिटी 10 है, जो हवा ऊपर में है यहाँ पर है, इसमें हीट नहीं पहुँच रहा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? वेन एवर अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैविंग अ डिफरेंट डेंसिटी। मानते हैं यहाँ पे एयर है, इसका डेंसिटी कम है, यहाँ पर पानी है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो वेन एवर द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग द वेरिंग डेंसिटी इट विल चेंज इट्स पाथ। इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे इट विल मूव लाइक दिस वे। और जब दिस वे जैसे वो पाथ अपना चेंज करेगा तो यू विल सी द फ्लक्चुएशन इन द इमेज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जी वेव। दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल। दे हैव अ हाई वेवलेंथ, बिल्कुल। अगर इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसीलिए दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। अगर वेवलेंथ ज़्यादा मतलब क्या होता है? यूं ऐसे है वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ मतलब ऐसे है, लॉन्ग वेवलेंथ ये हो गया। अगर बहुत बड़ा वेवलेंथ है तो इट इज़ लाइक अ स्ट्रेट लाइन, एक रिप्पल की तरह ऐसे निकल गया, आपको पता भी नहीं चलता है। तो जी वेव जो ग्रेविटेशनल वेव है जिसको अभी हाल में हम लोगों ने LIGO के तहत डिटेक्ट किया है, इट इज़ हैविंग अ हाई वेवलेंथ। याद रखिएगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। दे पास थ्रू द बॉडीज नियरली अनइम्पेंडेड, इसीलिए बॉडी से चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हेंस दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ग्रेविटेशनल वेव प्रेडिक्टेड बाय द आइंस्टीन, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है? ई सब स्टेटमेंट सही है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए COP26 हैपेंड एट द ग्लासगो, करेक्ट।
ई अमृत पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल गलत। ई अमृत पोर्टल क्या है? अगर आप ई अमृत पोर्टल देखेंगे तो ई अमृत पोर्टल जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसके साथ लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम के सरकार के साथ, क्योंकि जो ग्लासगो में मीटिंग हो रही थी वहीं पे इन्होंने लॉन्च किया है। ई अमृत का फुल फॉर्म क्या है? इट इज एन एक्सिलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर द इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ई दैट इज द एक्सिलरेट, ए फॉर एक्सिलरेटेड मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर द इंडिया ट्रांसपोर्टेशन। एक पोर्टल बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा। उसके तहत अगर आप मानते हैं कि कोई बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक है, तो आपको कितना इंसेंटिव मिलने वाला है, क्या क्या भारत सरकार की पॉलिसी है, क्या क्या आपको सब्सिडी मिलने वाला है, आप इस पोर्टल पे जाइएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो इट इज़ अ पोर्टल विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट, वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, रिबेट स्कीम्स, पॉलिसीज रिलेटेड टू द e-vehicles is available. So this statement is wrong because it is launched by the नीति आयोग। ठीक है, स्कीम्स लाइक फेम आर स्टेप्स टुवर्ड द डिकार्बनाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एकदम सही स्टेटमेंट है। आपका होमवर्क है कि फेम स्कीम के बारे में आप पढ़िएगा। ई अमृत पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन विद द यूके गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछ रहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है यार। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऑफन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? देखिए, आपके नाक से जो लेता था वो स्वैब टेस्ट लेता था। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये फ्रेम करने का मात्र मकसद है कि आपको RT-PCR जो टेस्ट हो रहा था, तो PCR का फुल फॉर्म पता है कि नहीं। इस क्वेश्चन फ्रेम करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको PCR का मतलब बता दूं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है ना, कि आप नाक से लिए स्वैब, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल है, पर जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस है, पर ये इतना कम जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस है कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कोविड का जीनोम है कि नहीं उसमें। तो इसका हम लोग को ढेर सारा कॉपी बनाना होता है। तो पॉलीमरेज चेन मतलब होता है कि यू क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ द कॉपी। जब आप लार्ज नंबर ऑफ द कॉपी बनाते हैं और फिर इसको स्टडी करते हैं, तो आप पता पड़ जाता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस वायरस का है कि नहीं। सो इट इज़ अ टेस्ट to look for the genetic material of the virus। ठीक है, अफ्रीकन चीता were supposed to be relocated at the Kuno National Park। Kuno National Park is in which state? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो Kuno National Park is in the state of मध्य प्रदेश। क्या है अफ्रीकन चीता? अफ्रीकन चीता को भारत सरकार जो है इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दी है। कब डिक्लेयर की है एक्सटिंक्ट इसको? 1952 में। हम लोग कहाँ से लाने वाले थे? नामीबिया से लाने वाले थे, अफ्रीकन कंट्री से, पर कोविड के चलते हम लोग नहीं ला पाए हैं अभी। ठीक है, हुआ क्या कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो आपको पता है कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। वो डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट शेड्यूल में डालता है। उसके बाद कानून टाइट होता है। पहले लोग हंटिंग शिकार करते थे, राजा महाराजा लोग थे तो बहुत वो शिकार करते थे। तो एक राजपूत के बहुत बड़े राजा हुए, महाराजा रामानुज प्रताप देव। ये 1947 में 3 चीता बचा हुआ था। उस तीनों चीता को बोले कि अब देखते हैं कि चीता कितना तेज भागता है, फास्टेस्ट एनिमल है। तो बोलते हैं कि चीता आगे भागता है कि मेरा बंदूक का गोली आगे भागता है, और तीनों चीता को मारो दी। भारत सरकार मजबूर होकर इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर की 1952 में। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द चीता। नाउ लेट अस मूव। पोलैरिटी ऑफ द अनमार्क्ड हॉर्सशू मैग्नेट कैन बी डिटरमाइंड बाय आयरन फिलिंग्स, स्पेक्ट्रोस्कोप, कंपास चार्ज। द आंसर इज कंपास। सिंपल क्वेश्चन है यार, अगर आप 9th-10th में थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता है कि इस मैग्नेट का पोलैरिटी क्या है। मैं क्या करूँगा कि एक कंपास लेके आऊँगा। ठीक है, तो कंपास का तो मुझे पता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर कंपास को हम बीच में लाते हैं और हमको इसका पता करना है कि ये नॉर्थ है कि साउथ है, ये नॉर्थ है कि साउथ है, अगर मानते हैं कि कंपास मूव करके ऐसे हो जाता है, इसका मतलब कि साउथ यहाँ चला गया, नॉर्थ यहाँ चल गया, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। इसका मतलब ये वाला जो पोल है ये नॉर्थ है और ये इधर चला गया नॉर्थ वाला, तो इसका मतलब ये वाला जो पोल है ये साउथ है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्त। ये बहुत सुंदर खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। अब देखिए, अल्ट्रा वायलेट टी रेडिएशन फ्रॉम द सन आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर बाय।
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मोर देन 1। देखिए 100 से हमने पहले विजिबल रेंज वाला मैं आपको बता रखा है, वीडियो देख लीजिएगा। 100 से 400 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है ये अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो है, हम लोग तो अल्ट्रा वायलेट बोल के निकल जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है ना वो 3 प्रकार का होता है, अल्ट्रा वायलेट ए, अल्ट्रा वायलेट बी और अल्ट्रा वायलेट सी। अल्ट्रा वायलेट सी, अच्छा जितने भी अल्ट्रा वायलेट सी लाइट है इसको कंप्लीटली कौन एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। यूजुअली हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग केवल ओजोन पढ़ते हैं। अल्ट्रा वायलेट सी जो है इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन। अल्ट्रा वायलेट ए जो है ना इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, तो अल्ट्रा वायलेट ए हमेशा धरती पर पहुंचता है, और इसीलिए जो आप सन स्क्रीन वगैरह लगाते हैं, स्किन का टैनिंग हो जाता है, काला पड़ जाता है धूप में, दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्ट्रा वायलेट ए लाइट विच ऑलवेज रीचेज द अर्थ, दिस इज हैविंग द लार्ज वेवलेंथ। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप तो हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओजोन ओजोन ओजोन। जो अल्ट्रा वायलेट बी लाइट है इसको ओजोन जो है एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का मतलब है कि अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशन फ्रॉम द सन आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर बाय, आंसर इज ऑक्सीजन। मैं ये बताना चाह रहा था कि केवल ओजोन नहीं है, ऑक्सीजन भी अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है? ये अपना प्यारा धरती है। अगर धरती से आप 15 से 35 किलोमीटर ऊंचा चले गए तो आप स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर वही एरिया है जहां पे हवाई जहाज उड़ता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड नहीं होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है। पर एक चीज़ याद रखना, ओजोन का जो फॉर्मेशन है ना, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये ओजोन को डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। इसको O2 प्लस O डॉट बना देंगे, और जो भी O डॉट है वो अनस्टेबल चीज़ है। तो यहीं पे मैं आपको बताते चलूँ कि गैसेज लाइक नाइट्रोजन, गैसेज लाइक हाइड्रोजन participate in the reaction cycle that destroys the ozone and converts back to the oxygen। तो कहने का मतलब है कि अल्ट्रावायलेट सी इज एब्जॉर्ब बाई द ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट बी। तो अगर क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रेम हो जाए कि ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विच टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट विल रीच द अर्थ मोर, द आंसर इज बी, क्योंकि ओजोन जो है बी को ही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। हु इज एसोसिएटेड विद द न्यूज़ पेपर लाइक रस्ता, गुफ्तर, वॉइस ऑफ इंडिया। आप लोग थक गए होंगे साइंस का, तो एक थोड़ा सोचे कि इतिहास वाले लोग परेशान हो जाएंगे, इतिहास का प्रश्न नहीं मिल रहा है। इसका आंसर है भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये दोनों जो अखबार है ये राष्ट्रवादी अखबार है ना। जिन अभी राष्ट्रवाद चरम पर है तो वही राष्ट्रवादी अखबार है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग दादा भाई नौरोजी को एक तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो उन्होंने किताब जो लिखा है, आप उसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा किताब लिखे हैं। और दूसरी बात है ये दोनों जो है जो किताब है, ये दोनों न्यूज़पेपर है, राष्ट्रवादी अखबार है, बॉम्बे से निकलता था, ये गुजराती के साथ भी निकलता था, दादा भाई नौरोजी की अखबार है। ये भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन आपको यूजुअली नहीं मिलेगा। तूफान दल इज एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन ना, सिविल डिसोबीडियंस ना, खिलाफत ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए हुआ क्या कि क्विट इंडिया मूवमेंट का स्ट्राइकिंग फीचर अपने बिहार वाले में भी है। उसका क्विट इंडिया मूवमेंट के हीरो कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या होता है कि हम लोग पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश हुकूमत तो है पर हम एक पैरेलल समानांतर सरकार बना देंगे। तो पैरेलल सरकार बलिया में कौन बनाता है? चित्तू पांडे बनाते हैं। ठीक है। वेस्ट बंगाल के तामलुक में भी बनता है। पर जो सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपको पता हो तो क्विट इंडिया मूवमेंट में लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है सतारा में। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन बनाता है? नाना पाटिल बनाते हैं। ठीक है। उस सरकार का क्या नाम रखते हैं? यहाँ जैसे मानते हैं भारत सरकार है, जैसे जो माओइस्ट लोग हैं ये भी एक समानांतर सरकार ही चलाते हैं। तो जो सरकार बना सतारा में उसका नाम है प्रति सरकार। ये सरकार चला रहे हैं। प्रति सरकार का एक आर्म्ड विंग है, उस आर्म्ड विंग का नाम है तूफान दल। ठीक है। ये ट्रेन में लुटता था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई करता था, तो दैट इज रिलेटेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसका गठन हुआ 1943 में। ये क्वेश्चन यार हमने फ्रेम किया है अभी कश्मीर वाला मुद्दा पे। आप देख रहे हैं ना कि अभी जो कश्मीर फाइल्स आप लोग देख ही लिए होंगे, है ना।
तो सोचे कि थोड़ा आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। और ये हमारे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत सरकार 370 वगैरह ख़त्म की थी, 370 और 35A। तो कहने का मतलब है कि अगर मानते हैं कि क्वेश्चन फ्रेमर अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करना चाहता है तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज रिलेटेड टू द कश्मीर। ठीक है, हुआ क्या कि देखिए आपको पता होगा कि जो राजा हरि सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी में हैं, राजा हरि सिंह बहुत बड़े विद्वान हैं। ये डोगरा राजपूत हैं। देखिए डोगरा का जो फाउंडर हैं, जो डोगरा राजपूत हैं, ये रूलर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। डोगरा का जो फाउंडर हैं उनका नाम है राजा गुलाब सिंह। बहुत भयंकर योद्धा हैं, बहुत ही बहादुर योद्धा हैं। राजा गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने, कश्मीर अंग्रेज के पास चला गया। राजा गुलाब सिंह कश्मीर जम्मू में रूल कर रहे हैं। कश्मीर को अंग्रेजों ने बेच दिया राजा गुलाब सिंह को 75,000 की कितना रुपया में, या जो भी उनका करेंसी चलता था उसमें बेच दिया गुलाब सिंह को। इसीलिए देखिए कश्मीर में बेसिकली मुस्लिम बहुल्य आबादी है। गुलाब सिंह हिंदू हैं, राजपूत रूलर हैं, बहुत ही ताकतवर रूलर हैं। अंग्रेज को पैसा की जरूरत पड़ी, देखा कि कश्मीर में कुछ नहीं है, राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। तो कश्मीर इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम? राजा गुलाब सिंह द डोगरा किंग। यही गुलाब सिंह के बाद में आप पूर्वज देखते हैं तो राजा हरि सिंह हैं, जो कांग्रेस पार्टी में हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। राजा हरि सिंह संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। इनकी किताब पढ़िएगा, इनकी किताब मैंने पढ़ा था, उसमें राजा हरि सिंह के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा हरि सिंह को बहुत राजा कर्ण सिंह, सॉरी जो कांग्रेस में है उनका नाम है राजा कर्ण सिंह। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनका 2 बच्चा है। एक बच्चा से कर्ण सिंह को बहुत बच्चा प्रेम करता है, बड़ा मानता है, दूसरा बच्चा से उतना जमता नहीं है। तो एक आदमी ने राजा कर्ण सिंह से पूछा कि राजा साहब ये बताइए कि दोनों बच्चे आते हैं तो दोनों जब मिलते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कर्ण सिंह ने अपने भाषा में जवाब दिया कि मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, बिछुड़त एक प्राणहर लिन्हा। एक जब मिलता है तो उसको देखते हैं, जिससे नहीं जमता है बड़ा दुख होता है, पर एक जब बेटा हमसे बिछड़ता है तो लगता है कि मेरा प्राण चला गया। तो बहुत ही एक लाइन में बहुत अच्छा जिन्होंने जवाब दिया। तो राजा कर्ण सिंह बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी किताब तो जरूर पढ़िएगा अगर कभी आप फ्री रहें तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ द कश्मीर टू राजा गुलाब सिंह द डोगरा किंग, हेंस द करेक्ट आंसर इज कश्मीर। सॉरी, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कोवैक्सीन के बारे में देखिए यार, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। कोवैक्सीन के बारे में देखिए, पहले जो कोवैक्सीन है एक इंडिजिनियस वैक्सीन है, भारत का है। कौन बनाया है? भारत बायोटेक बनाया है। किसके सहयोग से बनाया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से बनाया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से बनाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? देश की राजधानी दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूना। भारत बायोटेक कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद। अब देखिए, एक है कोवैक्सीन, दूसरा है कोविशील्ड। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे तो हम भी याद किए हैं यार, कैसे देखो, सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड को, कोविशील्ड में एस है, सीरम है, तो हमने ऐसे याद किया है कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाता है। सीरम इंस्टीट्यूट किसका है? साइरस पूनावाला इसकी स्थापना करते हैं। इसका हेडक्वार्टर मानते हैं, अगर पूछ लिया तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कंपनी है, भारत में इन लोग बनाते हैं दोनों। अब देखिए, कोवैक्सीन इज इंडियाज इंडिजिनियस वैक्सीन, करेक्ट स्टेटमेंट है। बाय सीरम इंस्टीट्यूट, गलत स्टेटमेंट है भाई। इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, देखिए दोनों में थोड़ा सा मैं, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, एम्स के थ्रू नहीं बना हुआ है, आईसीएम और वो बनाया है। बीवी 100 ये स्टेटमेंट सही है। ये है एक जो इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग ये नाक से आपको देने की प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, फैक्ट है और कुछ नहीं है कि नाक से आपको दे देगा। दैट इज इंटरनेशनल। देखिए वैक्सीन जो होता है ना, 2-3 तरह का होता है। एक वैक्सीन होता है लाइव एटीन्यूएटेड, ठीक है। एक वैक्सीन होता है इनएक्टिव वैक्सीन। एक वैक्सीन का टेक्नोलॉजी है मॉडिफाइड आरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक जो टेक्नोलॉजी है वो है वायरल वेक्टर फॉर्म टेक्नोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम लोग सब आज देख लेंगे कैसे क्या होता है। लाइव एटीन्यूएटेड का मतलब है कि जो भी वायरस है ना, उसको आप लकवा मरा दीजिए, मतलब उसको अप्रोक्सीमेटली डेड कर दीजिए,
और फिर उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि एकदम कमजोर हो गया है तो बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगा, दैट इज कॉल्ड एज द लाइव एटेन्यूएटेड। इनएक्टिव वैक्सीन का मतलब है कि उसको मार दीजिए और फिर बॉडी में डालिए तो बॉडी उसके खिलाफ अपना इम्यूनिटी बना लेगा। एक होता है मॉडिफाइड आरएनए टेक्नोलॉजी, जो फाइजर जो वैक्सीन है इस पर बेस्ड है। मोडर्ना जो वैक्सीन है mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इनएक्टिव वैक्सीन पर कौन बेस्ड है? कोवैक्सीन इस पर बेस्ड है। एक है वायरल वेक्टर फॉर्म टेक्नोलॉजी, अभी हम बताएंगे क्या है वायरल वेक्टर फॉर्म, इसको फैक्ट के रूप में याद रखिए। वायरल वेक्टर फॉर्म वाला जो टेक्नोलॉजी है कोविशील्ड इसी पर बेस्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाला है। हमने बताया कि लाइव एटेन्यूएटेड में वही कोरोना वैक्सीन रहेगा, उसको आप अप्रोक्सीमेटली डेट कर दीजिए। मतलब इसका अगर मानते हैं 100 मारक क्षमता है, इसको 1 मारक क्षमता पे लाके बॉडी में डाल दीजिए तो ये क्या अटैक करेगा? बॉडी इसके खिलाफ बना देगा इम्यूनिटी, इसको किल देगा। इनएक्टिव में मतलब इसको पूरा ही मार दोगे। mRNA और वायरल वेक्टर अभी हम लोग बताते हैं। देखो वायरल वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं होता है कि आप क्या करते हैं कि एक वायरस को आप ह्यूमन बॉडी मान लीजिए, मनुष्य की तरह है। आप क्या करते हैं कि हम लोगों को इसका पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग पता है, इसका पूरा जीनोम जो सीक्वेंसिंग है वायरस का हमें पता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका हाथ काट लिए, इसको हम अपना शरीर मान लेते हैं, तो हाथ का जीनोम लिए और उस हाथ के जीनोम को एक वेक्टर में डाल दिए। जैसे कोविशील्ड के केस में चिंपैंजी का जो है ना, जो चिंपैंजी है, चिंपैंजी को जो बुखार उखार करता है एडिनो वायरस, उसको हम लोग पकड़े। ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में हमने हाथ का जेनेटिक मटेरियल लिया और हाथ का जेनेटिक मटेरियल इस वायरस में डाल दिया। ये वायरस हमारे और आपके लिए डेंजरस नहीं है। तो अब इसमें जो वायरस, जो हाथ वाला जेनेटिक मटेरियल है, ये इस वायरस में पड़ गया। ये जो वायरस वाला जो है इसको हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, इसको हमारे बॉडी में डाल दिए। जब हमारे बॉडी में डाले तो हमारे बॉडी इसके खिलाफ बना दिया इम्यूनिटी, ठीक है, इसके खिलाफ एंटीजेंस बना दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब कोविड अटैक हमको करेगा तो हमारे बॉडी को हाथ के बारे में पता है। तो जैसे कोविड अटैक करेगा तो हाथ का तो ऑलरेडी उसको पता था, मानते हैं कि उसका पैर वाला जेनेटिक मटेरियल इसमें डाले और इस वायरस को फिर हमारे बॉडी के अंदर डाल दीजिए वायरल वेक्टर फॉर्म में। तो वायरल वेक्टर का मतलब होता है कि एक वायरस को हम वेक्टर के रूप में लेते हैं, उसको हम अपने बॉडी में डाल देते हैं और इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है हम लोग इस वेक्टर में डालते हैं और इस वेक्टर के अंदर आता है तो उस बॉडी पार्ट पे बना लेता है। मानते हैं अगर हाथ का ही जेनेटिक मटेरियल इसमें डाला हुआ है तो जब आपको ओरिजिनल कोविड अटैक करेगा तो शरीर को तो पता है ना, क्योंकि उसको उसमें वेक्टर में तो हाथ भी रहेगा, तो हाथ के खिलाफ बनाना स्टार्ट करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि आपको एफिकेसी की बात होती है कि भाई हम तो दोनों डोज लिए थे फिर भी हमको अटैक कर दिया। अरे भाई, जो तुम्हारा जो बॉडी इम्यूनिटी है केवल मानते हैं हाथ के लिए था, केवल पैर के लिए था, पूरा वायरस के लिए थोड़ी ही था कि तुमको डायरेक्ट उसको अटैक कर देगा। नहीं बॉडी रीड कर पाया, नहीं इम्यूनिटी रीड कर पाया, तो दिस इज कॉल्ड द वायरल वेक्टर फॉर्म। इसको हमने लोकली समझाने का, आपको टेक्निकली के बजाय आपको लोकली समझाने का कोशिश किया। अगर इसको आप देखें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है आगे। Viral vector vaccine. This type of vaccine uses a safe virus to deliver the specific subpart. Specific subpart, ठीक है, ठीक है, मतलब वायरस का ये पूरा पार्ट है तो मात्र स्पेसिफिक सब पार्ट हमने केवल ये पार्ट लिया, कॉल्ड प्रोटीन ऑफ द जर्म ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट इट कैन ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स विदाउट कॉजिंग द डिजीज। टू डू दिस द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग द पर्टिकुलर पार्ट सेफ वायरस। इस केस में क्या है, एक वेक्टर में हम लोग डालेंगे, वो क्या है, चिंपैंजी का एडिनो वायरस हम लोग लेते हैं और वो वेक्टर है। The safe virus then serves as a platform or the vector to deliver the protein into the body. The protein triggers the immune response. The Ebola vaccine is a viral vaccine and can be developed rapidly. Inactivated vaccine और कौन है? अगर पोलियो वैक्सीन आप देखेंगे ना तो मरा हुआ पोलियो वायरस को डाला जाता है। हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन बनती है वो भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन वाली वैक्सीन है ये भी इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी, अभी हमने बताया यार। कोविशील्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? कोविशील्ड वायरल वेक्टर फॉर्म, इनएक्टिवेटेड डीएनए फॉर्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द mRNA टेक्नोलॉजी? mRNA टेक्नोलॉजी क्या था अभी इसको बता देते हैं। तो फाइजर और मोडर्ना दोनों इसी पर काम करता है। करेक्ट आंसर इज ई। देखिए पहले हम लोग को यह पता होगा कि होता कैसे है वायरस, काम कैसे करता है। देखिए पहले हमारे बॉडी में क्या है कि
डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। यही प्रोसेस में होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। वायरस जो है प्रोटीन नहीं बना सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता है। मानते हैं कि वायरस में आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, मानते हैं कि वायरस में आरएनए है। ठीक है, तो वायरस क्या करेगा, ये वायरल आरएनए है, ये इसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ और इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। वायरल आरएनए मानते हैं कि वायरस में है। अच्छा, वायरस जो है ना, या ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, बॉर्डर लाइन पे है। इट इज नाइदर लिविंग नाइदर इट इज नॉन लिविंग। जब ये होस्ट में चला जाता है तो लिविंग के रूप में काम करने लगता है। होस्ट मतलब हम और आप में चला गया तो लिविंग के रूप में काम करने लगता है, और ऐसे नॉन लिविंग रहता है। सो इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज नॉट। वायरल आरएनए में एक इस पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम काम करता है, और वायरल आरएनए को ये वायरल डीएनए बना देता है। अब हमारे बॉडी में घुस गया वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए जो है हमारे बॉडी में हमारे डीएनए से अटैच हो जाता है और हमारे डीएनए को गुलाम बना लेता है, स्लेव बना लेता है। तो जो प्रोसेस डीएनए के थ्रू आरएनए बना के प्रोटीन बन रहा था, अब ये जो वायरल डीएनए है हमारे बॉडी के साथ अटैच कर गया। जब बॉडी के साथ अटैच कर गया तो जो अब आरएनए बना रहा है ये वायरल आरएनए बना रहा है, जो प्रोटीन बना रहा है ये वायरल प्रोटीन बना रहा है, और हम और आप बीमार हो जाते हैं। दिस इज वे इट डज, कि अपने आप को वायरल डीएनए जो है अटैच कर लेता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है घटिया प्रोटीन बनाना स्टार्ट करता है, वी बिकम इल। देखो, एमआरएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें भी वही होता है कि आप आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हमें कोड पता है। जैसे ये जो वायरस है कोविड SARS-CoV-2 वैक्सीन, इसका हमें कोड पता है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इसका पूरा कोड पता है हमको। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका यहाँ तक का कोड लेते हैं और इसको हम लोग वैक्सीन में डाल दिए, वैक्सीन में डाल के हमारे बॉडी में डाल दिए, तो इसके खिलाफ हमारा बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स बना दिया। फिर क्या करते हैं कि इसका एक कोड लिए, इसमें डालें, इसके खिलाफ भी बॉडी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। पर ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, आप सोचेंगे कि ये दोनों पार्ट को हम लोग अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अगर ये सब पार्ट को आप अगर साथ में रख देंगे तब तो वायरस ही क्रिएट हो जाएगा। तो आप अलग अलग पार्ट क्रिएट करते हैं, वही वायरल वेक्टर वाला टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ उसी में। एमआरएनए मतलब होता है मॉडिफाइड आरएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप करते हैं कि इट विल क्रिएट अ फ्यू वायरस मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी, इट इज केप्ट सॉलिटरी। इसको अलग अलग रखते हैं। जब अलग अलग रखते हैं तो साथ में जुड़ नहीं पाता है, तो वायरस बन नहीं पाता है। तो ये जो अलग अलग पार्ट का आर्टिफिशियली क्रिएट करके हम आपके बॉडी में डालते हैं, तो वही वाला पार्ट है, हाथ वाला पार्ट, पैर वाला पार्ट। आप डिफरेंट इसको जेनेटिकली, इसको आर्टिफिशियली आप क्रिएट करते हैं। उस केस में क्या था, उस केस में ऐसा नहीं था, वायरल वेक्टर फॉर्म में सीधा आप लिए और अपने बॉडी में डाल दे रहे हैं उसको वेक्टर के थ्रू। इसमें आप इसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए। आप आर्टिफिशियली क्रिएट करने के बाद ये आपके बॉडी में चला गया, तो वही आपका हाथ वाला पार्ट के खिलाफ बना दिया, पैर वाला पार्ट के खिलाफ बना दिया, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द कैस्पियन सी। यार इसको हम रसिया वाले फाइट के चलते बनाए हैं बेसिकली। कौन नहीं शेयर करता है, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। देखो भाई, ये कैस्पियन सी है, तो इसको आप याद रखिएगा तारीख से, तारीख पे तारीख है ना। T4 तुर्कमेनिस्तान है, इसीलिए हमने इसको ऑप्शन दिया है, क्योंकि आपको एग्जाम में तरकीब दे दिया जाता है। अगर तारीख वाला कोड भी याद किए तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो T इज़ फॉर द तुर्कमेनिस्तान, A इज़ फॉर अजरबैजान, R इज़ फॉर रसिया, K इज़ फॉर कजाकिस्तान, I इज़ फॉर ईरान। एक यहीं पर ध्यान से देखो यार, एक नदी इसमें आके ड्रेन कर रही है। इस नदी का नाम है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी इस नदी का नाम है। और वोल्गा नदी जैसे भारत की सबसे पवित्रतम नदी कौन है, गंगा है, उसी तरह से वोल्गा नदी जो है ना, वो एक तरह से रसिया का नेशनल रिवर माना जाता है। पूरे यूरोप का अगर आप देखेंगे तो वोल्गा नदी लार्जेस्ट नदी है पूरे यूरोप का। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो एक जगह है वाल्डेई हिल्स, ज़रूरत नहीं पर बता देना, वाल्डेई हिल्स मॉस्को में है, रसिया में, वहाँ से निकलती है वोल्गा नदी। ठीक है, हमारा आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा दोस्त कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं
इसका जरूर उत्तर देना, अगर नहीं उत्तर दोगे तो हमको बड़ा दुख हो जाएगा। एक किताब है वोल्गा से गंगा, ठीक है, ये कौन किताब लिखता है? अगर ये आप नहीं बताएंगे तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। जो बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है हमारे वीडियो के थ्रू, वो इसको चुटकी में, उसके लिए चवन्नी भर का सवाल है, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो भाई ये पहाड़ वाला क्वेश्चन है, तुमको समझ में ही नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका मैं उत्तर के लिए आपसे वेट करूंगा कि कौन देता है, किताब लिखता है वोल्गा से गंगा। ठीक है, ये कैस्पियन सी में ही आके ड्रेन करता है वोल्गा नदी। कोरल रीफ इज प्राइमरली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम कार्बोनेट, सिलिकॉन, चवन्नी भर का सवाल है, कैल्शियम कार्बोनेट। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है यार कोरल रीफ? आप देखिए तो लक्षद्वीप में मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार में मिल जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाएगा। कहाँ नहीं मिलेगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि परेशान तो वही करेगा। सुंदरबन में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, कोरल रीफ हर जगह नहीं मिलता है। कोरल रीफ एक बहुत ही रिच इकोसिस्टम है। कोरल रीफ बहुत ही सेलेक्टिव है। कुछ आदमी नहीं होता है, बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत चूजी होता है। हम यही खाना खाएंगे, हम परवल का ही सब्जी खाते हैं, हम कटहल नहीं खाएंगे, बहुत सेलेक्टिव होता है। तो कोरल रीफ बहुत ही सेलेक्टिव है। इसको 20 से 21 डिग्री भैया टेम्परेचर चाहिए, तभी वही जगह होगा जहाँ पे 20 से 21 डिग्री इसको टेम्परेचर मिलेगा। इसको सैलिनिटी 27 से 40 पार्ट पर मिलियन चाहिए, वहीं पे रहेगा। इसको 60 से 70 मीटर की ही डेप्थ चाहिए, मतलब इसको सैलो पानी चाहिए, छिछला पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना रहता है, तो इतना मीटर ऑफ इसको डेप्थ चाहिए। आप सुंदरबन में देखेंगे तो दुनिया भर की नदी आकर उसमें ड्रेन करती है, और जो नदी आती है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन से आती हैं। जब इंडो गैंगेटिक प्लेन से आएगी तो क्या होगा? दुनिया भर का सेडिमेंट लेके आएगा। जब दुनिया भर का सेडिमेंट लेके आएगा तो पानी कैसा होगा? मडी होगा, गंदा होगा। कोरल रीफ बोलता है ना ना, गंदगी में हम नहीं पैदा होंगे। तो कोरल रीफ को सैलिनिटी इतना चाहिए, तो मडी वाटर होगा। मडी वाटर होगा तो उसकी सैलिनिटी चेंज हो जाएगी। मडी वाटर होगा तो उसका डेप्थ फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि मडी है तो सेडिमेंट है। मानते हैं कि पहले आपकी पानी की गहराई ये थी, जब सेडिमेंट आ गया तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया सेडिमेंट, तो अब आपकी डेप्थ कम हो गया ना। मानते हैं ये पहले डेप्थ इतना था, 70 मीटर का डेप्थ था, सेडिमेंट आया तो यहाँ पर ढेर सारा इकट्ठा हो गया, तो अब 30 मीटर का डेप्थ हो गया। तुरंत कोरल कहेगा कि नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है और वही आपको सुंदर कोरल रीफ देता है। इट इज़ वेरी रिच इकोसिस्टम, राइट। देखो यार, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ पर हम लोग पूरा डिटेल में समझे। ठीक है, बाकी आप फीडबैक दीजिएगा, छोटा करना हो तो छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।